जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग भारत का भूगोल पर रहते और भारत के भूगोल में बात करें तो हम लोग अध्याय 3 यानी कि भारत की भू आकृतियों के बारे में, भारत में जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। मुख्य रूप से भारत के भू स्थलाकृतियों को 6 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो हम लोगों ने उत्तरी पर्वत को भी कवर कर लिया, उत्तरी मैदान को भी कवर कर लिया है, प्रायद्वीपीय पठार को भी कवर कर लिया और रेगिस्तान को। आज इस सेशन में हम लोग इसके तटीय मैदान और द्वीप समूह इन दोनों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यदि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस मैप में, तो ये वाले पूरा क्षेत्र जो है, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये तटीय मैदान के क्षेत्र कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, ये तटीय मैदान का जो है भाग है। और फ्रेंड्स, बात की जाए तो ये जो भारत के जो तटीय मैदान है, इसके विस्तार की बात की जाए तो ये प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी यानी पूर्वी घाट, इस वाले भाग, और पश्चिमी घाट इसके, और समुद्र तट यानी कि ये समुद्र का तट है, इसी के मध्य जो है इसका विकास हुआ है। यानी ये प्रायद्वीप का जो है पर्वत श्रेणी जो इस दोनों भाग में पड़ेंगे, और यहाँ पर समुद्र तट, और इसके बीच में आप देख पा रहे हैं इसका जो है विकास हुआ है। आप इसे ऐसे समझिए, प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और समुद्र के मध्य जो है इसका विकास हुआ है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है सागर के तरंग यानी कि सागर से जितने भी तरंगे आती रही हैं, इन तरंगों द्वारा जो है अपर्दन, निक्षेपण तथा पठार के जो नदियां हैं, ये सब जो नदियां हैं, इनके द्वारा जो अवसाद लाए गए, उन सब के जमावों से जो है इसका निर्माण हुआ है भारत के तटीय मैदान। और इसको जो है मुख्य रूप से 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान ये वाला हिस्सा और पूर्वी तटीय मैदान ये वाला हिस्सा। अब बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। तो फ्रेंड्स, पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच जो है निर्मित मैदान को, ये पश्चिमी घाट है और ये अरब सागर है, इसके बीच जो है जो मैदान बने हुए हैं, इसको पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और इसके विस्तार की बात करें तो गुजरात वाले हिस्से, गुजरात के सूरत वाले हिस्से से लेकर इसे हम तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हम इसे बांट सकते हैं। यहाँ तक गुजरात के सूरत वाले हिस्से से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाले हिस्से तक। और फ्रेंड्स, बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान को हम फिर से चाहें तो 4 भाग में बांट सकते हैं। उन 4 भागों में बात करें फ्रेंड, तो एक जो है गुजरात का मैदान, और जिसे जो है कच्छ वाले क्षेत्र यानी ये वाला क्षेत्र, कच्छ वाला क्षेत्र या ये वाला क्षेत्र जो कि काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, और इसे सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। तो ये जो है पहला इसमें बच चुका है। उसके बाद दूसरा की बात करें तो दूसरा जो है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है ये कोंकण के मैदान शामिल है। फिर उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कन्नर का मैदान या तट, जिसे गोवा से मंगलुरु के बीच है, जो कि कन्नर का मैदान और तट कहलाता है। गोवा से लेकर मंगलुरु के बीच इस वाले हिस्से में ये कन्नर का मैदान कहलाता है। फिर अंततः जो है इसे 4वें हिस्से में इसे मालाबार का मैदान के रूप में जान सकते हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मालाबार का मैदान है। और मालाबार का मैदान जो है ये मंगलुरु से लेकर, मंगलुरु जो है इस वाले हिस्से में पड़ता है, मंगलुरु, कर्नाटक के मंगलुरु, कन्याकुमारी के केप कमरिन के बीच जो है यह स्थित है। इस प्रकार आपने देखा कि गुजरात के सूरत से लेकर जो है यह कन्याकुमारी तक टोटल 4 मैदानी भागों में बंटा हुआ है। फ्रेंड्स, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है, तो इसे आप ध्यान रखना है परीक्षा के लिहाज की दृष्टि से कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये गुजरात में जो है सबसे अधिक चौड़ा है। और दक्षिण की ओर जाने पर जो है इसकी चौड़ाई धीरे धीरे, यानी कि इधर चौड़ा है और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो इसकी चौड़ाई जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, लेकिन केरल में जो है जैसे ही इधर से चौड़ा होती जाती है, इधर कम होती जाती है, और केरल में जाती है थोड़ा सा जो है ऐसे चौड़ा हो जाती है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कोंकण के तटीय मैदान पर, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोंकण के तटीय मैदान है, और इस तटीय मैदान पर साल, सागवान, इन वनों की जो है अधिकता है, और काफ़ी अधिक मात्रा में इधर जो है साल, सागवान पाए जाते हैं। और कन्नर के तटीय मैदान का निर्माण जो कि मालाबार और कोंकण के बीच वाले भाग में है। और इस कन्नर के तटीय मैदान के निर्माण की बात करें तो कन्नर के तटीय मैदान का निर्माण जो है प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, अवसादी चट्टानों से, जिस पर जो है गरम मसाला, सुपारी, नारियल, ये कन्नर वाले मैदान में उगाए जाते हैं। गरम मसाला, सुपारी, नारियल इत्यादि की कृषि की जाती है। उसके बाद मालाबार के तटीय मैदान में जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालाबार के तटीय मैदान में एक
कयाल, जिसे लैगून के नाम से जानते हैं, ये पाए जाते हैं मालाबार के तटीय मैदान में और ये इम्पोर्टेंट है पीटी की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, मालाबार के तटीय मैदान में ये कयाल या लैगून पाए जाते हैं और इनका प्रयोग जो है मछली पकड़ने, उसके बाद अंतर्देशीय जल परिवहन की बात करें तो ये भी जो है इसमें किया जाता है और साथ साथ जो है पर्यटन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कयाल के रूप में। केरल में जो है ये केरल वाले हिस्से में एक पुन्नामदा कयाल है, पुन्नामदा कयाल है और इस कयाल में बात करते हैं तो प्रतिवर्ष जो है नेहरू ट्रॉफी, जिसे मालाबारी भाषा में वल्लम काली के नाम से जानते हैं और वल्लम काली को बात करें तो हिंदी में इसे नौका दौर कहते हैं। तो इसकी प्रतियोगिता का आयोजन जो है केरल के पुन्नामदा कयाल में किया जाता है और ये प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी के नाम से किया जाता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है और यह जो है अधिक कटापट्टा होने के कारण पतनों एवं बंदरगाहों का विकास के लिए काफ़ी प्राकृतिक स्थितियाँ प्रदान जो है करती है। तो ये जो है जलमग्न मैदान है, हमेशा जल से भरा रहता है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो और यह जो है अधिक कटापट्टा है और अधिक कटे फटे होने के कारण जो है पतन और बंदरगाह के विकास के लिए जो है प्राकृतिक स्थिति ये पश्चिमी तटीय मैदान में ही जो है अधिक प्राप्त होती है। तो ये जो है पश्चिमी तटीय मैदान से संबंधित कुछ तथ्य थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पूर्वी तटीय मैदान है और यह पूर्वी घाट तथा बंगाल खाड़ी के तट के बीच निर्मित, ये आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी घाट है और ये बंगाल की खाड़ी है, इसी के बीच जो है यह पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। और यह स्वर्ण रेखा नदी से, यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड में और यहाँ पर कन्याकुमारी है लास्ट में, यहाँ तक जो है इसका मुख्य रूप से विस्तार है। फ्रेंड्स, बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान या घाट को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं और देखते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन है। तो सबसे पहले बात करें उत्कल तटीय मैदान, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये उत्कल तटीय मैदान है। और उत्कल तटीय मैदान की बात करें तो यह जो है स्वर्ण रेखा नदी और महानदी, इस 2 नदी के बीच जो है यह पड़ती है, स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच, जो कि उड़ीसा वाले भाग में पड़ती है। फिर उसके बाद बात करें फिर तो उत्तरी सरकार का तट, ये तो उत्कल वाले भाग हो गई। और फिर उत्तरी सरकार तट जो है आप यहाँ देख सकते हैं। और उत्तरी सरकार तट की बात करें तो इसमें आंध्र तटीय मैदान इसे भी शामिल कर सकते हैं। तो उत्तरी सरकार तट की बात करें तो यह महानदी से कृष्णा नदी के बीच, आपने देखा कि महानदी तक जो है उत्कल के मैदान का विस्तार है, वहीं महानदी से कृष्णा नदी के बीच जो है उत्तरी सरकार तटीय मैदान का विस्तार है, जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों राज्यों में जो है इसका विस्तार है। वहीं इसके तीसरे विस्तार की बात करें तो तीसरे भाग में जो है फ्रेंड्स कोरोमंडल तट शामिल है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट की बात करें तो यह जो है ये कृष्णा नदी तक, चूँकि उत्तरी सरकार का विस्तार है तो वहीं कृष्णा नदी के दक्षिण में लेकर, और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो यह जो है कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैला जो है यह कोरोमंडल तट है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जो है इसको वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि इधर से भी जो मानसून आती है उससे भी वर्षा प्राप्त होती है और उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इस क्षेत्र में जो है चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण जो है चावल की खेती अधिक की जाती है। चिकनी मिट्टी जो है उत्तरी सरकार वाले तट में अधिक पाई जाती है और इसी प्रधान का कारण आप देख सकते हैं कि बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में चावल की खेती अधिक की जाती है। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान में जो है गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोल्लुरु झील स्थित है। गोदावरी नदी की डेल्टा और कृष्णा नदी की डेल्टा, इसी बीच जो है यह कोल्लुरु झील स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में इसका लोकेशन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो चिल्का व पुलकट लैगून झीलें में भी जो है वो चिल्का झील और पुलकट झील, जो कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये लैगून किस प्रकार की झील है तो एक प्रकार की लैगून झील है। और ये लैगून झील जो है फ्रेंड्स ये पूर्वी तटीय मैदान में ही स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, यानी कि ये कम चौड़ा है। आप देख पा रहे हैं कि फिगर में भी दिख रहा है कि ये जो है पश्चिमी तट की तुलना में ये पूर्वी तटीय अधिक चौड़ा है। और उसके बाद बात करें यह चौड़ा इसलिए है क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ जो है अपने मैदान पर अपने ये मुहाने पर आकर जो है एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण करती, और इसी डेल्टा के जमा हो जाने के कारण जो है पूर्वी तटीय मैदान जो है पश्चिमी की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। उसके बाद बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा की बात करें तो
सबसे पहले यहाँ पर महानदी डेल्टा आती है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश वाले भाग में गोदावरी डेल्टा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, फिर कृष्णा डेल्टा की बात करें तो ये भी जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और कावेरी डेल्टा की बात करें तो ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने भारत के तटीय मैदान की बात करें जिसकी लंबाई टोटल 1600 किलोमीटर है। इन 1600 किलोमीटर जो कि पूरे टोटल 7 राज्यों में फैले हुए, इन 7 राज्यों में हम लोगों ने फ्रेंड्स इन तटों को जानने का प्रयास किया। तो टोटल 9 राज्यों में जो है यह फैले हुए हैं। और फ्रेंड्स चलिए हम लोगों ने पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में भी जाना और पूर्वी तटीय मैदान के बारे में भी जाना। अब हम लोग जानते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में बात करें, और द्वीप समूह के बात करें, आइसलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। बंगाल की खाड़ी वाले भाग में ये अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, वहीं अरब सागर वाले भाग में बात करें तो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप स्थित है। तो ये जो है 2 मुख्य रूप से जो है द्वीप इसे बांट सकते हैं। और अन्य दूसरे द्वीप की बात करें तो मुख्य रूप से हमने इसे 2 भाग में बांटा। वहीं अन्य दूसरे द्वीप की बात करें तो अन्य द्वीप में जो है यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप आप देख सकते हैं। वहीं पर बात करें फ्रेंड्स तो पंबन द्वीप आप यहाँ पर देख सकते हैं, कच्चातीवी द्वीप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप न्यूमुर द्वीप देख सकते हैं जो कि वेस्ट बंगाल वाले भाग में पड़ता है। और उसके बाद अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा वाले भाग में पड़ता है। और माजली द्वीप की बात करें तो ये जो है असम वाले भाग में पड़ता है। तो ये सब जो है भारत के अन्य द्वीप में शामिल होते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ पर है, देख पा रहे हैं भारत के फिगर में, तो ये जो है भारत के दाहिने वाले हिस्से में अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है ये मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यह लगभग जो है 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और मुख्य रूप से ये द्वीप समूह जो है जलमग्न पर्वत का भाग है, यानी कि ऐसे पर्वत जो जल से मग्न है, यानी कि जलों से भरा हुआ है। और कुछ द्वीपों की उत्पत्ति की बात करें तो इनकी जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो है कुछ द्वीपों की उत्पत्ति भी जो है जुड़ी है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिगर में दिख रहा होगा 10 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, ये अंडमान को निकोबार से अलग करने का कार्य करता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है जिसमें जो है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो मिडिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, इसमें हम इसे बांट सकते हैं। तो ये जो है अंडमान द्वीप समूह को बांट सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में जो है सैंडल चोटी जो कि मुख्य पर्वत चोटी है, जो कि आप सैंडल चोटी जो है वो लगभग उत्तरी अंडमान वाले भाग में है, और ये 738 मीटर जो है लगभग ऊंचा है और सैंडल चोटी के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें फ्रेंड तो ये जो है उत्तरी अंडमान की ऊंची चोटी थी। वहीं मिडिल अंडमान की ऊंची चोटी की बात करें तो इसका नाम जो है मीडियावली है, माउंट डियोवली के नाम से जाना जाता है, और ये जो है 515 मीटर ऊँचा है जो कि मिडिल अंडमान में पड़ता है। और वहीं दक्षिणी अंडमान की बात करें तो लोअर अंडमान जो आप देख पा रहे हैं, इसमें लोअर अंडमान को ही दक्षिणी अंडमान कहते हैं। माउंट कोयोब ये जो है इसकी ऊंची चोटी है, लगभग 460 मीटर जो है यह ऊंची है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ग्रेट निकोबार में जो है फ्रेंड्स इस वाले क्षेत्र में इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह थ्विलर के नाम से जानी जाती है, जो कि 642 मीटर है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की, आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले क्षेत्र में, और जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और यहाँ इसी वाले भाग में पोर्ट ब्लेयर में ही जो है प्रसिद्ध सेल्यूलर झील है, जिसमें काला पानी की सज़ा जो है वीर सावरकर को दी गई थी, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी है। ये मित्र मेला से भी संबंधित है। फ्रेंड्स बात करें तो कोको स्ट्रेट अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। कोको स्ट्रेट जो इसके उत्तर में स्थित है, और यह जो कोको स्ट्रेट है यह अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से जो है अलग करने का कार्य करती है, और ये म्यांमार को जो है अलग करने का कार्य करती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच जो है डंकन पास पाया जाता है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, इसी के बीच जो है डंकन पास पाया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है,
यह जो है मिडिल अंडमान है और इसी के पूर्व में जो है यह बैरन द्वीप स्थित है और यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह जो है बैरन द्वीप जो है यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है और इस लिहाज से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में ये जो है मिडिल की बात हो रही थी और यही उत्तरी अंडमान के पूर्व में जो है नारकोंडम ज्वालामुखी है और यह नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करें तो यह जो है एक प्रकार की सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो निकोबार भी जो है कई द्वीपों का समूह है और आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में निकोबार भी जो है ये कई द्वीपों का समूह है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड तो निकोबार में जो है फ्रेंड्स कार निकोबार, लिटिल निकोबार और उसके बाद ग्रेट निकोबार, यहाँ पे देख सकते हैं लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार, इसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इन 3 भागों में बांट सकते हैं इसे। फिर 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है 6 डिग्री चैनल जो है इसको ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करने का कार्य करती है। वहीं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित जो है भारतीय क्षेत्र है, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है यह इसी ग्रेट निकोबार में स्थित है जो कि भारत के दक्षिणतम बिंदु है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और यह इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में एक काफ़ी भयानक सुनामी आया था और उसी सुनामी में जो है यह डूब गया था सुनामी आने के कारण, और इसका जो है अब अन्य नाम इसे पिग्मेलियम पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद और बात करें फ्रेंड तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, इस वाले भाग में सैंडल पीक जो कि पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और और माउंट थ्यूलर अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि ग्रेट निकोबार में है, माउंट थ्यूलर। और फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ जो है जारवा साम्पेन ये सब जो है जनजातियाँ पाई जाती हैं। जारवा साम्पेन यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ है जो कि आज के डेट में भी जो है ये आदिम जनजीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि वर्तमान से आज के डेट में भी ये पृथक हैं। फ्रेंड्स बात करें तो वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 2014 के 16वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, अभी तो 17वीं लोकसभा चल रही है, तो इससे पिछले लोकसभा चुनाव में जो है पहली बार साम्पेन जनजाति ने जो है यह मतदान किया था, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स तो ये जो है हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ा। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं कि ये अरब सागर वाले भाग में है, केरल के तटीय हिस्सा से जो है ये लग रही हैं, ये लक्षद्वीप है। तो केरल के जो है पश्चिमी भाग में यह मुख्य रूप से अवस्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में जो है प्रवाल भीति से बना हुआ है, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इसका निर्माण जो है प्रवाल भीति से हुआ है। और प्रवाल भीति के बारे में यदि आप जानना चाहें तो इसके लिए जो है फ्रेंड्स आपको पर्यावरण वाले बुक जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो इससे जो है निर्मित एक द्वीप समूह, और यहाँ द्वीप की कुल संख्या की बात करें तो टोटल द्वीप की संख्या जो है 36 है, जबकि इनमें से केवल जो है 10 ही जो है आबाद है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो कावारती जो है, कावारती ये लक्षद्वीप की राजधानी है। आप यहाँ देख सकते हैं कावारती जो कि 400 कोचीन से जो है इसकी दूरी की बात करें तो 404 किलोमीटर दिख भी रही है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। तो ये 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये जो है मिनिकॉय को, ये आप देख रहे हैं मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से जो है अलग करने का कार्य करता है। और मिनिकॉय जो कि अन्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ये मिनिकॉय की बात करें तो ये जो है सबसे बड़ा द्वीप है और इस लिहाज से हमने स्टार लगा दिया यहाँ पे। और 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने का कार्य करता है। तो इसके नीचे जो है 8 डिग्री चैनल है और वह जो है लक्षद्वीप को मालदीव जो कि एक अलग भारत के पड़ोसी देश हैं उससे जो है अलग करने का कार्य करता है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स तो इस प्रकार हम लोगों ने फ्रेंड्स अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जानने का प्रयास किया। कुछ अन्य द्वीप भी हैं भारत में, उसे भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं।
फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा द्वीप की, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं फिगर में श्रीहरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश के तट पर जो है एकदम अवस्थित द्वीप है। और इस द्वीप पर जो है भारत का एकमात्र एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानी जाती है श्रीहरिकोटा द्वीप के समीप, और जो कि भारत की एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने का कार्य करता है। तो पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील को जो है ये बंगाल की खाड़ी से अलग करने का कार्य जो है, ये बीच में श्रीहरिकोटा है, इधर पुलिकट झील है और यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी। तो यह जो है श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य के सीमा पर ही है। तो पुलिकट जो लेक है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर ही है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स पंबन द्वीप की, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तमिलनाडु के निचले वाले हिस्से में पंबन द्वीप, कच्चाद्वीप द्वीप, दोनों द्वीप यहीं पे उपस्थित है। तो पंबन द्वीप की बात करें तो यह जो है आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है और भारत एवं श्रीलंका के बीच में यह स्थित है। यहाँ पर जो है श्रीलंका है। और फ्रेंड्स पंबन द्वीप पर ही जो है रामेश्वरम जो है स्थित है, पंबन द्वीप पर ही। और यह जो है मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तो इस वाले क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी पड़ती है और इसी मन्नार खाड़ी में जो है यह अवस्थित है। आगे बात करें फ्रेंड्स न्यूमूर द्वीप की, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल के दक्षिणी हिस्से में न्यूमूर द्वीप है। और न्यूमूर द्वीप की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। ये जो है बांग्लादेश है और इसी के जो है सीमा पर यह अवस्थित है। और इसके कारण जो है इस पर अधिकार को लेकर दोनों देश में जो है काफ़ी विवाद चलता रहता है। और इसी विवाद के कारण जो है इसे जो है अब बांट दिया गया है। और भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का जो है अधिकांश भाग जल से भरा हुआ है, जलमग्न अवस्था में है, जबकि बांग्लादेश को जो भाग मिले है वो स्थलीय अवस्था में है। फ्रेंड्स अगले द्वीप की बात करें तो अगला द्वीप जो है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो कि उड़ीसा वाले भाग में पड़ता है। और यह उड़ीसा के सागर तट से परे राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका पुराना नाम जो है व्हीलर द्वीप था। और उसके बाद बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। किस द्वीप का? व्हीलर द्वीप का। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं माजुली द्वीप की। और माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में पड़ती है और यह जो है दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप है। तो इस लिहाज से जो है काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है कि ये दुनिया की माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है, नदी में रहने वाली द्वीप है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ी द्वीप नहीं, मैंने सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है, यह अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी की अधिकता पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतुओं पेड़ पौधों की अधिकता पाई जाती है। और यहाँ जो है जनसंख्या काफ़ी सघन है। उसके बाद बात करें फिर तो माजुली को जो है असम का 35वां जिला भी घोषित किया गया है माजुली को, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, इसके साथ यह देश का पहला द्वीपीय जिला है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देश का पहला द्वीपीय जिला कौन है, तो आंसर जो है माजुली द्वीप होगा। उसके बाद कुछ और संबंधित तथ्य की बात करें तो कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप को। या आप यहाँ देख सकते हैं कि काठियावाड़ और इस प्रायद्वीप को जो है यहाँ पर पीटरन द्वीप है और यहीं पर जो है कच्छ की खाड़ी है। और ये जो है काठियावाड़ को कच्छ प्रायद्वीप से अलग करने का कार्य करती है। वहीं खंबात की खाड़ी जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से अलग करने का कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है खंबात की खाड़ी है और यह जो है काठियावाड़ को, ये काठियावाड़ वाले को जो है मुख्य यहाँ पर काठियावाड़ वाले भाग को मुख्य गुजरात से जो है अलग करने का कार्य करती है। उसके बाद बात करें फिर तो नर्मदा और तापी, ये जो दोनों नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये नर्मदा ताप्ती के नदी मुहाने पर दो द्वीप है, एक है आलिया बेट और दूसरा है खादिया बेट। आप यहाँ देख सकते हैं ये नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर है आलिया बेट द्वीप और खादिया बेट द्वीप, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो वेलिंगटन द्वीप जो है ये कोच्चि शहर यानी कि केरल का ही भाग है।
यानी कि इस वाले हिस्से में पड़ता है वेलिंगटन द्वीप, और ये जो है कोची और केरल का ही भाग है। उसके बाद भारत के शीत मरुस्थल की बात करें तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र को शीत मरुस्थल कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि अनाईमुड़ी है, हमने बता ही दिया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो ये भी जो है अनाईमुड़ी है। उसके बाद पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में पड़ती है, और कुछ अन्य स्रोतों में जो है जिंदगढ़ जो कि आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। उसके बाद गढ़जात की पहाड़ियों की बात करें तो वो जो है गुजरात वाले क्षेत्र में गढ़जात की पहाड़ियाँ स्थित हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो काला सुबह जो है ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के हिमालयी राज्य में बात करें तो भारत के हिमालयी राज्य में 12 हिमालय राज्य शामिल है। आइए देखते हैं मैप के माध्यम से कौन कौन राज्य शामिल है। 12 राज्य जो है हिमालयी राज्य में शामिल है। उसमें शामिल है जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है। तो इसे हम 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में अब बांट सकते हैं। तो एक जम्मू कश्मीर की बात करें और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड 3, फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सिक्किम 4, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये 5, फिर उसके बाद मेघालय की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये मेघालय 6। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स नागालैंड जो यहाँ पर है ये देख पा रहे हैं 7। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मणिपुर जो यहाँ पर है देख पा रहे हैं ये 8। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मिजोरम जो कि इस वाले हिस्से में है ये 9। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स त्रिपुरा की बात करें जो कि यहाँ पर है, और ये त्रिपुरा की बात करें तो ये 10। फिर उसके बाद असम की बात करें तो 11, और वेस्ट बंगाल जो है ये शामिल है 12। और यहाँ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब शामिल नहीं है, पंजाब भी शामिल नहीं है, हरियाणा भी शामिल नहीं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि टोटल जो है 12 राज्य, यानी कि वर्तमान में बात की जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि एक जम्मू कश्मीर राज्य था 370 हटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश व 11 राज्य मुख्य रूप से हिमालय प्रदेश में शामिल है। तो इस प्रकार जो है भारत की भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे और भारत की भू आकृति थी उसे हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। और फ्रेंड्स अगले सेशन में फ्रेंड्स भारत के भूगोल के चौथे अध्याय जिसमें हम अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ये अपवाह तंत्र यानी भारत में जो विभिन्न नदियां हैं उन नदियों का जो है किसका कैसा अपवाह तंत्र है, किसकी कितनी लंबाई है, किन किन क्षेत्रों से होकर बहती है और किन नदियों की क्या प्रकृति है, इसके बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।